विद्यार्थीगण, मैं शशि भूषण तिवारी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछली क्लास में हम भौतिकी में गणित के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और महत्वपूर्ण ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने सरल रेखा की ढाल को समझा, सरल रेखा की प्रवणता को समझा, अलग अलग परिस्थितियों में सरल रेखा का ग्राफ कैसा दिखता है, उसकी ढाल का क्या अर्थ होता है, इन बातों पे विशेषतः जोर दिया। इसके पश्चात हमने यह भी समझा कि किसी वक्र की ढाल का अर्थ क्या होता है। आज हम कुछ वक्र को समझेंगे, कुछ महत्वपूर्ण वक्र जो फिजिक्स की किताबों में सामान्यतः देखे जा सकते हैं। ऐसा एक वक्र परवलय कहलाता है, पैराबोला। जब एक भौतिक राशि y किसी अन्य राशि x पर इस प्रकार निर्भर करती हो, y x का एक द्विघात फलन हो, इसमें x स्क्वायर का पद हो, ऐसे समीकरण आपने जूनियर क्लासेस में 9th या 10th क्लासेस में पढ़े हैं, और ऑफ कोर्स 11th 12th अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली देखा है। ऐसे समीकरण में जब a का मान शून्य नहीं होता है, अर्थात एक्स स्क्वायर का पद निश्चित रूप से उपस्थित होना चाहिए। यह पद शून्य हो सकता है, यह नहीं है, यह भी नहीं है, चलेगा। a, b और c तीन नियतांक हैं जिसमें a का मान निश्चित रूप से शून्य नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में y और x के बीच का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। ऐसा या ऐसा एक कप के आकार का ग्राफ है। ये अनंत वक्र है, ये ऐसे चलता चला जा रहा है, ये भी ऐसे चलता चला जा रहा है, ये ऐसे और ये ऐसे चलता चला जा रहा है। ये वक्र, ये विशेष स्वरूप का वक्र परवलय कहलाता है। और मैं आपको सबसे मूल बात यहां बता दूं कि यदि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है a, वो अगर शून्य से बड़ा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a अगर शून्य से बड़ा है तो आपको परवलय हमेशा ऐसा प्राप्त होगा। एक ऐसी कप जिसमें आप अगर चाय भर दें तो चाय रहेगी, कहीं जाने वाली नहीं, आप पी सकते हैं। परंतु यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक a ऋणात्मक है तो इस कप में आप चाय नहीं पी सकते, कप उल्टी है। ठीक है, ये परवलय जो है ये एक सममित सिमेट्रिकल वक्र होता है। इस बिंदु को आप इस परवलय का शीर्ष अर्थात वर्टेक्स कह सकते हो। इस वाले ग्राफ में यह बिंदु शीर्ष है। यदि हम शीर्ष से y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचते हैं, ऐसी या ऐसी, तो यह रेखा इस ग्राफ को, इस वक्र को दो सममित हिस्सों में बांटती है, दो एक जैसे सिमेट्रिकल हिस्सों में बांटती है। इस रेखा के इस तरफ जैसा वक्र है बिल्कुल वैसा ही वक्र उस तरफ है। इनफैक्ट यह मिरर इमेज है। अगर मैं यहाँ पे इस लाल रेखा को एक दर्पण के माफिक मान लूं कि एक दर्पण है, तो इस वक्र का यह इमेज है, प्रतिबिंब है। अगर ये दर्पण हो तो इस वक्र का ये प्रतिबिंब है, बिल्कुल एक जैसा। ये दूरी जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी यह दूरी भी है। अगर मैं इसको x0 लिख लूं,
इस दूरी को, तो यह दूरी भी x नॉट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी यह दूरी और यह दूरी दोनों बराबर हैं, दोनों लंबाइयाँ बिल्कुल समान हैं। ये दोनों वक्र इस लाल रेखा के अबाउट सममित हैं, इसके दाईं और बाईं तरफ बिल्कुल एक जैसे हैं। इस द्विघात समीकरण, इस द्विघात व्यंजक का उपयोग करके हम इस बिंदु के निर्देशांकों को भी पता कर सकते हैं। पर सामान्यतः जो नीट के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें इतनी कठिन परिस्थिति नहीं बनती है, तो मैं उस पर बहुत भारी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। इस वक्र में, इस परवलय में जो सबसे सरल प्रकार का परवलय है वो ऐसा है। अगर हमारा समीकरण ऐसा हुआ तो ग्राफ कैसा बनेगा? अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में इसका ग्राफ अवश्य बनाएं। ठीक है, यह परवलय है निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ b और c के मान 0 है, a का मान 1 है, x स्क्वायर का पद है, y अगर x का द्विघात फलन है तो निश्चित रूप से y और x का ग्राफ एक परवलय ही होता है। तो आप सभी चाहें तो इसी वक्त वीडियो को पॉज करके इस समीकरण का ग्राफ अपनी कॉपी में रेखांकित करने की कोशिश करें। करने के बाद आप पुनः वीडियो को ऑन कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ भली भांति जानते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक एक धनात्मक राशि है, +1 है। तो जो परवलय बनेगा वो ऐसी कप बनेगी, सीधी कप। निश्चित रूप से कुछ और विशेष चीज़ों को अगर ध्यान करें तो हम आसानी से यह ग्राफ बना सकते हैं। सबसे विशेष चीज़ है कि y का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, x स्क्वायर है। x का मान हम +2 लें या -2 लें, y का मान तो +4 ही आएगा। तो किसी भी हालत में y का मान ऋणात्मक नहीं है। साथ में हम यह भी देखते हैं कि x का मान 0 होने से y का मान 0 होगा, x का मान 0 होने से y का मान 0 होगा, y ऋणात्मक नहीं है। और x का मान +2 लें या -2 लें, y का मान बराबर आएगा 4। x का मान -3 लें या +3 लें, y का मान एक ही आएगा 9। तो इन तीनों बिंदुओं को अगर मन में ध्यान में लाएं तो हम समझ पाते हैं कि यह समीकरण का ग्राफ निश्चित रूप से ऐसा होने वाला है। देखिए, यहां पर y अक्ष स्वयं इस ग्राफ को दो एक जैसे हिस्सों में बांटती है, अर्थात इस ग्राफ का सममिति अक्ष, सिमेट्री एक्सिस, खुद यह y अक्ष है। जैसे यहां लाल रेखा मैंने अलग से बनाई थी, वो लाल रेखा खुद y अक्ष ही है। जब x का मान 0 है तो y का मान 0 है, अर्थात यह ग्राफ मूल बिंदु से अवश्य गुजरेगा, x 0 तो y 0। साथ में हमने ये भी समझा कि y ऋणात्मक नहीं है, तो ग्राफ किसी भी हाल में x अक्ष के नीचे नहीं जाएगा। अगर ग्राफ का कोई हिस्सा x अक्ष के नीचे चला गया अर्थात y का मान ऋणात्मक हो गया, जो कि परमिटेड नहीं है। साथ में x का मान +2 लें या -2 लें, y का मान 4 ही आता है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि अच्छा, x का मान 2 लो या -2 लो, जो y का मान है वो 4 के बराबर ही होगा। इसी प्रकार x का मान 3 लें या -3 लें, y का मान 9 ही होगा। तो इन चीज़ों को देख के हम समझ पाते हैं कि इस ग्राफ का स्वरूप निश्चित रूप से ऐसा ही होगा ना। यहीं पर अगर मैं आपसे यह पूछूं कि y = -x² का ग्राफ बना कर दिखाओ, सभी व्यक्ति अपनी कॉपी में इस ग्राफ को बनाएंगे। वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और इस ग्राफ को बनाइए।
मैं समझ सकता हूं कि आप में से अधिकांश लोगों ने यह ग्राफ निश्चित रूप से बिल्कुल सही बनाया होगा। यह ग्राफ ऐसा दिखेगा। कारण जब x शून्य तो y शून्य है, पहली बात। y का मान हर हाल में ऋणात्मक है। x का मान अगर हम +2 भी लेते हैं तो y का मान तो -4 हुआ। y हर हाल में ऋणात्मक ही है, अर्थात ग्राफ पूर्णतया x अक्ष के नीचे होगा। दूसरी बात, x का मान +2 लें या -2 लें, x का मान +2 लें या -2 लें, y का मान -4 ही मिलेगा। x का मान हमने -2 लिया तो y का मान -4 प्राप्त हुआ। x का मान +2 लेने से भी y का मान -4 ही प्राप्त होगा। इससे यह समझा जा सकता है कि पुनः y अक्ष ही सममिति अक्ष है। y अक्ष के दोनों तरफ, दोनों पक्षों में, बाईं और दाईं तरफ ग्राफ बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। यदि मैं आपसे यह पूछूं कि यह ग्राफ कैसा दिखेगा, तो क्या आप सभी लोग अपनी नोटबुक में इस ग्राफ को बना पाएंगे? पॉज कीजिए, वीडियो बनाइए। मैं पुनः समझ सकता हूं कि आप में से अधिकांश लोगों ने इस ग्राफ को बिल्कुल सही बनाया होगा। यह ग्राफ भी बेसिकली देखने में इस ग्राफ के समान ही होगा। हाँ, ऐसा कुछ। यहां इस वाले ग्राफ में जब y x² के बराबर था तो x का मान 2 लेने से y 4 आता था। यहां x का मान 2 लेने से y का मान 8 प्राप्त होता है, इससे ज्यादा। ठीक है, तो निश्चित रूप से x के साथ x को 2 से 3 किया तो y यहां इस स्थिति में ज्यादा तेजी से बढ़ता है इसकी तुलना में। यही बात समझ में आती है। बाकी चीजें तो एक जैसी ही हैं। x का मान +2 हो, -2 हो, +3 हो, -3 हो, y का मान समान प्राप्त होगा। y हर हाल में धनात्मक राशि होगी, अर्थात x अक्ष के ऊपर ही ये ग्राफ जाएगा और x 0 होने पे y का मान 0 होगा। अगर आपकी समझ के लिए मैं इस ग्राफ को भी यहां प्लॉट कर दूं तो y = x² और y = 2x² में क्या फर्क होगा? y = x² का ग्राफ थोड़ा कम ढाल वाला होगा। x को बढ़ाने से y थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम x का मान 2 लेते हैं, x का मान 2 चुनते हैं तो इस समीकरण में x 2 होने पे y 4 हुआ। ये यहां y का मान 4 है, परंतु x के उसी मान के लिए x का मान 2 लेने से y का मान यहां 8 हो गया। तो इस ग्राफ में y थोड़ा तेजी से बढ़ रहा है। यही इन दोनों में मूल अंतर है। बाकी इनका बेसिक स्वरूप जो है वैसे का वैसा ही है। दोनों ही परिस्थितियों में y अक्ष ही सममित अक्ष है, सिमेट्री एक्सिस है। चलिए, अगर मैं आपसे यह कहूं कि एक कण द्वारा तय की गई दूरी को s से सूचित कर लेते हैं, समय के साथ निम्न प्रकार से बदलती है। s बराबर 3t², जहां t सेकंड में है और तय की गई दूरी s को हम मीटर में माप रहे हैं। मान लीजिए एक कण के द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ इस प्रकार बदलती है।
और अब आपसे पूछा गया है कि कण द्वारा तय की गई दूरी s और समय के बीच एक ग्राफ खींच के बताइए। दूरी समय ग्राफ ड्रॉ कीजिए। विद्यार्थियों, इस प्रश्न को निश्चित रूप से आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें। एक कण द्वारा तय दूरी समय के साथ इस प्रकार बदलती है, ग्राफ को बनाएं। अगर मैं आपकी कॉपी में देख पाता तो मैं कई विद्यार्थियों की कॉपी में ये ग्राफ ऐसा पाता। यह गलत है। अचानक से ये गलत कैसे हो गया भला? अभी तक तो आप ऐसा ही बनाते थे जी। अब हम अचानक से गणित से भौतिकी पे उतर आए और भौतिकी में भौतिक परिस्थितियों का बोध हर वक्त होना चाहिए। यहां चर्चा हो रही है कण के द्वारा तय की गई दूरी की। कण के द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ कैसे बदली है, इस बात की चर्चा हो रही है। तो निश्चित रूप से किसी प्रयोग करने वाले व्यक्ति ने अपना स्टॉप वॉच ऑन किया, अपनी घड़ी ऑन की और एक कण को चलते हुए वो देख रहा है, कण द्वारा तय की गई दूरी को मापता जा रहा है। तो समय का मान ऐसी स्थिति में ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं है। तो समय का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। यदि आपने ग्राफ ऐसा बनाया तो आप कह रहे हैं कि समय -1, -2, -3 भी है, जो कि सर्वथा गलत है। इसलिए ग्राफ का स्वरूप तो ऐसा ही होगा, परंतु ग्राफ का सिर्फ ये हिस्सा प्लॉट किया जाएगा। अगर आप ग्राफ के इस हिस्से को भी बना देते हैं तो आपका उत्तर तो गलत हो गया। यहां समय 0, 1, 2, 3, 4 होगा। समय ऋणात्मक होने का कोई अर्थ नहीं है, कोई भौतिक अर्थ नहीं है। तो ग्राफ आपने ठीक समझा, परवलय है, परंतु ये ऐसा मैथमेटिक्स में जैसा इसका प्लॉट होता है, इस ग्राफ को हम जैसा दर्शाते हैं, वो संपूर्ण ग्राफ को यहां नहीं दर्शाया जाएगा। हम सिर्फ t के धनात्मक मानों के लिए ही कण द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करेंगे। तो ग्राफ का सिर्फ ये हिस्सा ही प्लॉट होगा। तो ये एक परवलय का हिस्सा है, एक अंश है, जिसको हम यहां पे प्लॉट करेंगे। क्या सीखा आपने? भौतिकी में ठीक है गणित का प्रयोग है, परंतु गणित के सिद्धांतों का प्रयोग करते वक्त हमें हमेशा इस बात का बोध रहना चाहिए कि भौतिक परिस्थितियां क्या है, प्रैक्टिकल बातें क्या हैं। उसको भूल करके हम सिंपली गणित को फॉलो करेंगे तो कई जगहों पे हम इस प्रकार के मिस्टेक कमिट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं और दूसरे प्रकार के परवलय पे बहुत आपका समय नहीं लूंगा, क्योंकि नीट की प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से इतना समझ ही पर्याप्त है। बाकी फिजिक्स में अगर कहीं दूसरे प्रकार का परवलय आ गया तो उसको वहीं पे हम समझ लेंगे। इतने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अब आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरा वक्र अति परवलय, हाइपरबोला। इसमें भी मैं एक विशेष प्रकार के हाइपरबोला की बात कर रहा हूं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अति परवलय। सिर्फ इसी की बात करेंगे हम यहां पे। ध्यान दीजिएगा, यदि राशि y x के व्युत्क्रमानुपाती हो, अर्थात y x पर कुछ इस प्रकार निर्भर करती हो। x को अगर हम दुगना कर दें तो y का मान आधा हो जाए, x को 3 गुना कर दें तो y का मान 1/3 हो जाए, x को यदि हम आधा कर दें x/2 तो y का मान दुगना हो जाए। जब x और y में इस प्रकार का संबंध हो तो हम कहते हैं y x के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। निश्चित रूप से हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, कोई भी संख्या
बटा एक्स। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि ए जो है धनात्मक संख्या है और हम ग्राफ सिर्फ एक्स और वाई के धनात्मक मानों के लिए ही ड्रॉ करेंगे। हम अभी ये मान लेते हैं कि एक्स और ए दोनों ही धनात्मक संख्या है, तो निश्चित रूप से वाई धनात्मक राशि हो गई, ऐसा मान लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं बहुत ही विशेष अति परवलय की बात कर रहा हूं। मैंने पहले तो कहा कि हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसमें भी मैंने एक बहुत ही स्पेशल केस ले लिया कि मान लो एक्स और वाई दोनों धनात्मक ही हैं। ऐसी परिस्थिति में वाई और एक्स के बीच का जो वक्र होगा, ग्राफ होगा, वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। देखिए, एक्स का मान अगर बहुत छोटा हो, एक्स का मान अगर बहुत छोटा हो, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि y जो है, a का मान 1 ले लेते हैं सबसे सिंपल कैलकुलेशन के लिए। a का मान 1 बटा x है, ठीक है, और x का मान हमने बहुत छोटा चुना, मान लो 0.1। तो अगर x का मान 0.1 लिया तो y कितना हुआ? 10। x का मान अगर 0.1 है तो y का मान 10 है। ध्यानपूर्वक देखिए, यदि x का मान हम 0.01 ले लें और छोटा कर दें x को, तो y का मान 100 हो जाएगा। यदि हम x का मान 0.001 ले लें तो y का मान 1000 हो जाएगा। क्या देख रहे हैं हम? यदि हमारी राशि x शून्य के करीब जा रही है, बहुत छोटी होती चली जा रही है, उस परिस्थिति में y का मान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ में हम यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब x शून्य के करीब जा रहा है तो ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल ऐसे ऊपर ही ऊपर चलती चली जा रही है, अर्थात y का मान बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी ओर यदि x का मान बहुत बड़ा हो, जैसे उदाहरण के लिए x का मान लो 1000 है, तो y का मान कितना हुआ? 0.001। जब x 1000 हो गया, बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो y का मान बिल्कुल शून्य के करीब जा रहा है, 0.001। एक x का मान यदि हम 10,000 ले लें तो y का मान 0.0001 हो गया और सूक्ष्म हो गया। x को जब हम बहुत बड़ा करते चले जाते हैं तो y का मान बिल्कुल शून्य की तरफ बढ़ता चला जाता है। और जो बात मैंने कही है शुरुआत में, उसको हमेशा याद रखना है कि ऐसे कोई भी समीकरण किसी भी हालात में सरल रेखा को निरूपित तो नहीं करते। सरल रेखा तो ग्राफ तभी होती है जब y x का एक रेखीय फलन हो। y और x बिल्कुल आपस में इस तरीके से अगर जुड़े हों तो ही ग्राफ सरल रेखा होती है, नहीं तो ग्राफ सरल रेखा होती ही नहीं है। बाकी सारी ग्राफ वक्र ही होती है। तो ये एक बहुत ही विशिष्ट किस्म का ग्राफ है जो हमें निश्चित रूप से याद रहना ही चाहिए। इसके बगैर हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। हमने यहां पे माना है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि x और y दोनों ही धनात्मक है। नहीं तो फिर x ऋणात्मक होने से ग्राफ का कुछ हिस्सा इधर भी आएगा, उसकी आवश्यकता हमें सामान्यतः नहीं पड़ती। x और y दोनों धनात्मक हैं तो ग्राफ ऐसा दिखेगा, इतना काफी है। इसके बाद हम आते हैं साइन कर्व पे। त्रिकोणमितीय फलन साइन, यदि y का मान sin x हो, y sin x के बराबर हो, तो y और x के बीच का ग्राफ कैसा होता है? देखिए, यह एक विशेष स्वरूप का ग्राफ है जो आपको याद ही रखना है। साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसा दिखता है और इस स्वरूप को हमेशा हमें याद रखना है।
शायद ही भौतिकी की कोई ऐसी किताब हो, शायद ही भौतिकी की कोई ऐसी किताब हो जिसके कवर पेज पे इस तरह का कोई चित्र ना बना हो। सामान्यतः आप भौतिकी की कोई भी किताब उठाएंगे तो उसके कवर पेज पे इस प्रकार का चित्र देखने को आपको अवश्य मिल जाएगा। और आप सभी लोग जो थोड़ा पढ़े हैं वो जानते हैं कि चाहे वो सरल आवर्त गति हो या तरंगों के ऊपर जब हमारी चर्चा हो तो उन पाठों में इस प्रकार के ग्राफ बहुतायत में दिखते हैं। ये ग्राफ क्या है? आंसर है ये त्रिकोणमितीय फलन साइन का ग्राफ है। अगर एक राशि y x पर इस प्रकार निर्भर करती हो तो y और x के बीच का ग्राफ यह है। ये ग्राफ क्या कह रहा है जरा समझ लेते हैं। इस ग्राफ का अर्थ ऐसा कुछ है, जब x का मान शून्य है, जब x शून्य है तो सभी जानते हैं कि साइन 0 होता है। साइन 0 y का मान 0 है। जब x शून्य है तो y का मान 0 है। इसके पश्चात अगर हम x को बढ़ाते हैं, जैसे डिग्री में बात करूं तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 45, 60, ऐसे अगर हम x के मान को बढ़ाते हैं तो जब x के मान को बढ़ाया जाता है तो साइन x का मान 0 से 90 डिग्री तक जाते हुए बढ़ता है। अगर x 0 से 90 डिग्री की तरफ चला तो साइन x का मान 0 से 1 की तरफ बढ़ता है। अगर रेडियन मात्रक में हम कोण को माप रहे हैं, जो सामान्यतः हम भौतिकी में करते हैं, तो उस परिस्थिति में मैं ये कहूंगा कि जब x का मान 0 से π/2 की तरफ चलता है। π/2 क्या होता है? π/2 रेडियन। π/2 रेडियन 90 डिग्री के कोण के बराबर होता है। तो जब x का मान 0 से π/2 रेडियन की तरफ जाता है, 90 डिग्री की तरफ जाता है, तो साइन x का मान 0 से 1 की तरफ जाता है। साइन π/2, साइन 90 डिग्री 1 होता है। जी हाँ, तो ये हम दिखा रहे हैं इस ग्राफ में कि जब x का मान 0 से बढ़ता बढ़ता π/2 हुआ, x का मान 0 से बढ़ता बढ़ता π/2 हुआ तो y का मान 0 से बढ़ता बढ़ता 1 हो गया। y का मान 1 हो गया, यहां y का मान 1 हो गया, साइन x का मान 1 हो गया। इसके पश्चात जब x का मान π/2 से पाई की तरफ जाता है, अर्थात 90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ जाता है, अगर डिग्री की भाषा में बात करूं, डिग्री मात्रक का उपयोग करूं, तो जब x का मान π/2 रेडियन से पाई रेडियन की तरफ जाता है तो साइन x का मान 1 से घटता घटता 0 की तरफ जाता है। और जब x का मान पाई होता है, अर्थात 180 डिग्री, ax का मान पाई है, यहां पर साइन x का मान पुनः 0 हो जाता है। मेरा चित्र शायद बहुत बढ़िया नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि ये जो लाल रेखा मैंने बनाई है ये फिर से सममित अक्ष है, ये सिमेट्री एक्सिस है, और इस रेखा के इस तरफ और इस तरफ ग्राफ बिल्कुल एक जैसा है, एकदम सिमेट्रिकल है। हाँ, लेकिन इस कप को, इस ग्राफ को, इस आकार को कृपया परवलय मत कहिए, ये परवलय नहीं है। परवलय x y जब x का द्विघात फलन हो तो उसका ग्राफ है। ठीक है, जो हम चित्र बना रहे हैं उसमें देखने में एक जैसा है, पर इनके स्वरूप हकीकत में अलग हैं, इनके कर्वेचर अलग हैं, इनके घूमने की जो रेट होती है किसी भी वक्र में, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वक्र बहुत आराम से घूम रही है, जबकि ये वक्र बड़ी तेजी से घूम रही है। यहाँ पे जोरदार घुमाव है, यहाँ पे उतना जोरदार घुमाव नहीं है। तो वक्र में फर्क माने उसके घुमाव में फर्क, तो उन दोनों वक्रों के घुमाव में फर्क है। ठीक है, दोनों अलग अलग वक्र हैं, ये परवलय नहीं है। जी हाँ, तो 0 से 180 डिग्री तक, रेडियन की भाषा में 0 से पाई रेडियन तक अगर हमने x के मान को बढ़ाया तो y का मान पहले तो π/2 पे 1 हुआ और फिर घट के 0 हो गया। इसके पश्चात अगर हम x के मान को और बढ़ाते जाएं, पाई से भी आगे बढ़ाते जाएं, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 की तरफ चलें, डिग्री की भाषा में बोलूं तो 180 डिग्री से 270 डिग्री की तरफ चलें x के मान को लेकर, तो साइन ऋणात्मक हो जाता है। साइन x ऋणात्मक हो जाता है यदि x का मान 180 डिग्री से बड़ा है, रेडियन की भाषा में पाई से बड़ा है। जब 270 डिग्री पे पहुंचते हैं, 3π/2 रेडियन पे पहुंचते हैं x की मान,
तो साइन का मान -1 हो जाता है। तो ये यहाँ ग्राफ में ये दिखाया गया है कि जब ये 3π/2 रेडियन हुआ x का मान, तो उस स्थिति में ये जो y है इसका मान -1 हो गया। पुनः जब हम 270 डिग्री से 360 डिग्री की तरफ चलते हैं, कोण बढ़ता जा रहा है। ये 0 से 90 डिग्री के बीच का ग्राफ, ये 90 से 180, 180 से 270, अब x का मान 270 से 360। जब x का मान 270 से 360 पहुंचता है तो y का मान अर्थात sin x का मान फिर से -1 से बढ़ता बढ़ता 0 हो जाता है। यहां पर हम 360 डिग्री x को बढ़ा चुके हैं, 0 से स्टार्ट करके रेडियन मात्रक में 2π रेडियन बढ़ा चुके हैं। ये एक साइकिल पूरा हो गया। अगर आप समझते हैं थोड़ा सा, तो अगर मैं इस रेखा को ऐसे घुमा रहा हूं, एक रोटेटिंग लाइन इमेजिन करें, ऐसे घुमा रहा हूं, तो यह रेखा इस रेखा के साथ जो कोण बना रही है, ये कोण बढ़ता चला जा रहा है, ये कोण बढ़ता चला जा रहा है। 90, 180, 270, 360। 360 मतलब हमने पूरा एक चक्र पूरा कर लिया। ठीक है। हालांकि फिर से प्रैक्टिकल अगर हो जाए, भौतिकी के सिद्धांतों के अनुरूप अगर सोचें, तो अगर ये रेखा अभी भी घूमती रहे, ऐसे घूमती रहे, तो ये 360 डिग्री घूम गई, हम फिर से 10, 20, 30, 40, 50, 60 नापना शुरू कर सकते हैं। और मैथमेटिशियंस, गणितज्ञ अक्सर इसको आगे नापते रहते हैं। 360 के बाद ये 390, ये 420, ऐसा नापते चले जाते हैं, कोण बढ़ता चला जाता है। तो ठीक है, x का मान बढ़ता चला जा रहा है, 2π के और आगे निकला। अब क्या होगा? तो आंसर है, एक चक्र आपने अगर ये पूरा कर लिया 360 डिग्री का, ये जो ग्राफ प्राप्त हुआ, अब यही ग्राफ रिपीट होता रहेगा, यही ग्राफ रिपीट होता रहेगा। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यही ग्राफ रिपीट होता रहेगा। मैं इसको एक चक्र और आगे बना देता हूं। बिल्कुल जैसा ये ग्राफ आपने देखा, एक चक्र, ऐसा ही एक और चक्र पूरा हो जाएगा अगर x का मान 2π से बढ़कर 4π हो जाए। x के मान में हर बार अगर हम 2π का परिवर्तन करें, x के मान को 2π से बढ़ाएं, तो हमें फिर से एक ऐसा चक्र दिखाई देगा। यह एक कंप्लीट साइकिल है, कंप्लीट चक्र है। साइन के ग्राफ का एक कंप्लीट चक्र यहां पूरा हुआ। 0 से 2π के बीच में जो आपने देखा, वही 2π से 4π के बीच में देखेंगे, वही 4π से 6π के बीच में देखेंगे। ऐसा चलता जाएगा, अनवरत चलता जाएगा। तो हमने यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख ली, वो ये कि sin x का मान किसी भी हाल में -1 से छोटा नहीं होता और +1 से बड़ा नहीं होता। sin x एक ऐसी राशि है जो हर वक्त -1 से +1 के बीच ही रहती है। -1 और +1 भी हो सकती है, परंतु 1.5 कभी नहीं हो सकती, -1.5 कभी नहीं हो सकती। इस विशिष्ट वक्र को, इस विशिष्ट ग्राफ को हम साइन कर्व कहते हैं, हम साइन कर्व कहते हैं। यहां पे मैं आपको ये बता दूं, अगर आपसे इसका ग्राफ प्लॉट करने को कहा जाए, y = cos x, तो सत्य बात यह है कि इसके और इसके ग्राफ के स्वरूप में कोई फर्क नहीं होता। इन दोनों राशियों का ग्राफ, इन दोनों फलनों का ग्राफ बिल्कुल एक जैसा होता है। मतलब जो घुमाव है, वो घुमाव की तीव्रता बिल्कुल एक जैसी होती है। अगर मैं इन अक्षों को मिटा दूं, यहां 0 न लिखूं, यहां π/2 न लिखूं, यहां पाई न लिखूं, ये मार्किंग में अगर हटा दूं और किसी व्यक्ति विशेष को ये वक्र दिखाऊं और पूछूं कि किसका ग्राफ है ये, इसका कि इसका, तो वो फर्क नहीं कर पाएगा। बिल्कुल एक समान ग्राफ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं cos x का ग्राफ बनाने को कहूं, तो आपको करना यह है कि मूल बिंदु को आप यहां स्थानांतरित कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। जी हां, 0 डिग्री पे x का मान 0 होने पे, x का मान 0 होने पे cos x का मान 1 होता है।
x का मान 0 होने पे cos x का मान 1 होता है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ओहो, कुछ ऐसा चलेगा। मैं मार्किंग कर देता हूं समझ के लिए। यहां x का मान 0 है तो cos x का मान 1 होता है। 0 से 90 डिग्री तक जाते समय sin x का मान बढ़ता है। 0 से 90 डिग्री तक जाते समय cos x का मान घटता है। cos 0 डिग्री 1 होता है और cos 90 डिग्री 0 होता है। ये π/2 है यहां पे। ठीक इसी प्रकार ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है। तो ध्यान दीजिए, जब x का मान 0 से π/2 रेडियन की तरफ जाता है तो cos x का मान 1 से घटकर 0 होता है। जब हम कोण को 0 से 90 बढ़ाते हैं तो cos x का मान 1 से 0 होता है। जब हम कोण को 90 के आगे 180 तक लेकर जाते हैं तो cos x का मान 0 से घटकर -1 हो जाता है, -1। और जब हम कोण को पाई से 3π/2 लेके जाते हैं 270 डिग्री 80 से, तो ये जो cos x का मान है, cos x का मान है ये -1 से बढ़ के पुनः 0 हो जाता है। ठीक है, और यहां से जब हम यहां जाते हैं तो ये पुनः बढ़ के 1 हो जाता है। तो ये एक साइकिल पूरा हो गया, 360 डिग्री का कोण, ये एक पूरा चक्र पूरा हो गया और इसके पश्चात यही चक्र की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो हकीकत ये है कि मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हो जाऊं और आपको ग्राफ का सिर्फ ये हिस्सा दिख रहा हो तो आप कैसे फर्क करेंगे कि ये साइन का ग्राफ है कि कॉस का। दोनों के स्वरूप में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक्स की वैल्यूज का आपको ध्यान रखना है। तो ये दो विशेष वक्र हैं जिनका भौतिकी में बहुत सम्मान है, बहुत योगदान है और इसकी हमें बारंबार जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों ग्राफों को आप बिल्कुल मन में बैठा लें। चलिए विद्यार्थियों, यदि मैं आपसे यह प्रश्न पूछूं कि मुझे y = 2 sin x का ग्राफ खींच के दिखाओ, ग्राफ बनाकर दिखाओ, तो क्या आप ये करना चाहेंगे? मैं सोचता हूं जरूर। वीडियो पॉज कीजिए, सभी लोग अपनी कॉपी में एक ग्राफ बनाइए। देखिए यह जो ग्राफ है, ये अभी जो हमने ऊपर ग्राफ बनाया बिल्कुल उसी की माफिक दिखेगा। सिर्फ फर्क ये आएगा कि अब y का चरम मान +2 और -2 हो सकता है। जब sin x 1 होगा उस स्थिति में y का मान 2 होगा। जब sin x -1 होगा तो उस स्थिति में y का मान -2 होगा। तो ग्राफ मूलतः देखने में तो वैसा ही लगेगा जैसा अभी हम बना रहे थे, पर इसका आयाम बढ़ जाएगा अगर आप समझ सकें तो। ये 2 से -2 के बीच में ऐसे चलने लगेगा। ये कौन सा वही है, ये 0 है। ओहो, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मैंने 2 cos x बना दिया, वेरी सॉरी। एक मिनट क्षमा चाहूंगा जी। sin x का ग्राफ है, आई एम वेरी सॉरी। ऐसा 0 से +2 तक, -2 तक, +2 तक, -2 तक, ऐसा। ये 0, ये +2, ये π/2 कोण पर sin x का मान 1, y का मान 2, ये पाई है, ये 2π है, so on so forth। और यहां चरम मान -2 है, एक्सट्रीम वैल्यू -2 है। तो y का मान -2 से +2 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, बदलता रहेगा। आशा करता हूं कि इन ग्राफों को आप सभी लोगों ने अपने मन में बैठा लिया है। निश्चित रूप से वक्र कई अन्य प्रकार के होते हैं,
पर उस पर इस वक्त हम और चर्चा नहीं करेंगे। इतने ही ग्राफ से मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा काम चल जाएगा, पर एक आध दो और विशेष प्रकार के ग्राफ यहाँ वहाँ यत्र तत्र मिल सकते हैं, उसको वहीं पे हम डिस्कस कर लिया करेंगे। अब हम चलते हैं इस पाठ के सबसे विशेष पहलू पे, वो है परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज। फर्ज करो एक भौतिक राशि y किसी अन्य राशि x पर निर्भर करती है। x के बदलने से y किस दर से बदल रही है, y का रेट ऑफ चेंज क्या है x के सापेक्ष, इसको समझना बेहद अहम है और यहीं से हम अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन की पढ़ाई भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि किसी भौतिक राशि x में परिवर्तन को, किसी भौतिक राशि x में परिवर्तन को हम सामान्यतः इस संकेत से दर्शाते हैं। ये डेल्टा है, ग्रीक अक्षर डेल्टा, डेल्टा x। डेल्टा x का अर्थ है x में परिवर्तन, x में परिवर्तन। यह संकेत मात्र है, इसमें कुछ समझना नहीं है। यह तो मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि x में परिवर्तन को हम इस संकेत से सूचित किया करेंगे। परिवर्तन का अर्थ क्या है, x का अंतिम मान, f फॉर फाइनल, x का फाइनल माइनस x का प्रारंभिक मान, I फॉर इनिशियल, प्रारंभिक। x कोई भी राशि है, उसके अंतिम मान में से प्रारंभिक मान को घटा दीजिए, अब जो आपको प्राप्त हुआ अंतर, इसको हम कहते हैं x में परिवर्तन। उदाहरण के लिए, यदि x इस कमरे का तापमान है तो x का इस वक्त का तापमान, इस वक्त का मान, x का मान इस वक्त मान लो 23 डिग्री सेल्सियस है। इस वक्त मेरे कमरे में जो एयर कंडीशनर चल रहा है उसको मैंने 23 पे सेट करके रखा है, तो उसका मान है 23 डिग्री सेल्सियस, तापमान का मान है 23 डिग्री सेल्सियस। तो ये x से अगर हम तापमान को सूचित कर रहे हैं तो ये x का आरंभिक मान हो गया, प्रारंभिक मान हो गया। कुछ देर के पश्चात मैंने एयर कंडीशनर को बंद कर दिया और 1 घंटे के पश्चात मैंने पाया कि इस कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो तापमान में परिवर्तन को मैं लिखूंगा डेल्टा x और उसकी गणना करूंगा, x का अंतिम मान 25 माइनस x का आरंभिक मान 23, 2 डिग्री सेल्सियस। तो मैं सामने वाले को बताऊंगा कि तापमान में परिवर्तन डेल्टा x 2 डिग्री सेल्सियस है। विद्यार्थियों यहां ध्यान देना, अगर ऐसा हो कि थोड़ी देर के बाद किसी वजह से 23 डिग्री सेल्सियस पे मुझे गर्मी लगी, मैंने एसी का टेम्परेचर और कम कर दिया और फर्ज करो कि थोड़े समय के बाद तापमान 21 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब मैं तापमान में परिवर्तन क्या बोलूंगा, कितना है तापमान में परिवर्तन, 2? जी नहीं, अभी भी मैं गणना ऐसे ही करूंगा, अंतिम मान 21 माइनस प्रारंभिक मान 23, अर्थात -2 डिग्री सेल्सियस। जी हां, जब मैं बोलूं कि तापमान में परिवर्तन का मान -2 डिग्री सेल्सियस है तो सामने वाले को यह समझना चाहिए कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अगर x में परिवर्तन ऋणात्मक है अर्थात x कम हो गया, यदि x में परिवर्तन धनात्मक है तो x का मान निश्चित रूप से बढ़ गया है, यह ध्यान रखिएगा। मैं एक लाइन जस्ट यहां पे लिख देता हूं, यदि डेल्टा x ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है कि x का मान कम हो गया है।
और डेल्टा एक्स धनात्मक है तो इसका अर्थ है एक्स का मान बढ़ गया है। ये आप चाहें तो ये भी आप नोट कर लें। इस संकेत से हम सूचित करते हैं किसी भी भौतिक राशि में परिवर्तन को। डेल्टा एक्स अर्थात एक्स के मान में परिवर्तन। बहुत बढ़िया। अब देखो, यह संकेत सामान्यतः तब उपयोग में लिया जाता है जब x में परिवर्तन निश्चित हो। x में परिवर्तन का जो मान है वो एक निश्चित राशि है। जैसे इस उदाहरण में x में परिवर्तन 2 डिग्री या -2 डिग्री सेल्सियस हुआ। यह नंबर 2 एक निश्चित राशि है। यदि ऐसा हुआ होता x का मान 23 डिग्री सेल्सियस है और थोड़े समय के बाद 23.01 डिग्री सेल्सियस, तब डेल्टा x का मान होता 0.01 डिग्री सेल्सियस। जी हां, यह भी एक निश्चित राशि है, एक फाइनाइट मान है। हम जानते हैं कि तापमान में परिवर्तन कितना बड़ा हुआ। बिल्कुल हमें पता है कि तापमान में परिवर्तन 0.01 हुआ। सोचने में छोटा लग रहा है पर है निश्चित, डेफिनिट, फिक्स्ड। इसको हम इसी संकेत से दिखाएंगे। लेकिन फर्ज करो कि तापमान में परिवर्तन हुआ, इतना छोटा हुआ जितना मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं। ये फाइनल तापमान 23.00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 01 डिग्री सेल्सियस। मतलब अभी अभी मैंने एसी को बंद किया, तुरंत बाद तापमान क्या हो जाएगा? एकदम 23 से 24 हो जाएगा। अभी मैंने तापमान लिया थर्मोमीटर से और फर्ज करो कि एसी का स्विच ऑफ करके मैंने फिर से तापमान लिया, तो क्या तुरंत तापमान 23 से बढ़ के 24 हो जाएगा? नहीं, 23 था तो 23.00000000000000 कुछ बदला होगा, पर एकदम सूक्ष्म, एकदम छोटा, इतना छोटा कि हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कितना छोटा, बहुत छोटा, बेहद छोटा, हमारी सोच से भी परे। x के ऐसे परिवर्तन को हम अक्सर dx लिखा करते हैं। ध्यान दीजिए, यह संकेत मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ जानकारी दे रहा हूं कि डेल्टा x की जगह अगर dx लिखा गया तो यह d इंटू एक्स नहीं है, यह भी x में परिवर्तन है, परंतु यह x के मान में अति सूक्ष्म परिवर्तन है, इतना छोटा जितना हम सोच भी नहीं सकते। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, अंग्रेजी में कहते हैं इसको इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा जितना हम कल्पना भी न कर सके। जब किसी राशि x में परिवर्तन इतना सूक्ष्म हो तो उस परिवर्तन को हम अक्सर dx लिखते हैं। तो बस संकेत है, जब परिवर्तन छोटा या बड़ा कुछ भी है पर निश्चित है, मुझे उसका मान पता है, तो मैं डेल्टा x लिखूंगा। और जब एकदम इतना छोटा है कि मैं सोच ही नहीं सकता, इतना छोटा है कुछ पर बहुत छोटा, तो उसको मैं dx लिखूंगा। इतनी ही जानकारी आपको मैंने दी। अब देखिए, यदि एक राशि y x पर निर्भर करती है, राशि y x का फलन है, ऐसा कहा जाता है गणित की भाषा में। इसको, ये संकेत का अर्थ हुआ y x का फलन है। कुछ भी, जैसे y इज इक्वल टू 4x है, y इज इक्वल टू साइन x है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। इन सभी उदाहरणों में y x का एक फलन है। x के किसी मान के लिए हमें y का एक मान इन समीकरणों के द्वारा प्राप्त हो सकता है। तो जब y x का एक फलन है, x के मान में हम अगर परिवर्तन करेंगे तो सामान्यतः y का मान भी बदलेगा। x के मान में बदलाव किया गया तो y का मान भी बदलेगा। मान लेते हैं जब
x का मान डेल्टा x बदला गया तो y का मान डेल्टा y बदला। मान लिया कि हमने देखा कि जब x के मान में डेल्टा x का परिवर्तन किया तो y के मान में डेल्टा y का परिवर्तन हुआ। 1 मिनट के लिए ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर डेल्टा y बाई डेल्टा x है। देखिए चीजें बड़ी सिंपल हैं, पर अक्सर मैंने जो देखा है कि विद्यार्थी संकेतों में ही उलझे रहते हैं। उन्हें इन चीजों को देख के ही लगता है कि ये पता नहीं क्या है। अरे बड़ी सरल सी चीज है, x को थोड़ा बदला y भी बदला, y के मान में परिवर्तन बटा x के मान में परिवर्तन। इस राशि को हम x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर कहते हैं। x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर कहते हैं। चलो मेरी बात को समझाने के लिए मैं जल्दी से एक उदाहरण ले लेता हूं। देखिए एक कण के द्वारा तय की गई दूरी को पुनः s लिख लेते हैं और समय को दूरी मीटर में मापी जाएगी और समय को t से सूचित करते हैं। इसे हम सेकंड में मापेंगे। मान लीजिए एक गतिशील कण के द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ इस प्रकार बदल रही है। जहां t समय है सेकंड में, s तय की गई दूरी है मीटर में। एक कण के द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ इस समीकरण के अनुसार बदल रही है, ऐसा मान लेते हैं। अब अगर मैंने आपसे पूछा समय अंतराल जीरो से 2 सेकंड में दूरी के औसत परिवर्तन की दर बताएं। विद्यार्थियों एक क्षमा चाहूंगा, यहां पे आप जरा लिखेंगे डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है x के सापेक्ष y में औसत परिवर्तन की दर है। प्लीज, मैं भूल गया ये औसत शब्द, आप लिखिए, इसको सही कर लीजिए प्लीज। x में परिवर्तन डेल्टा x, y में परिवर्तन डेल्टा y, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम x के सापेक्ष y में औसत परिवर्तन की दर कहते हैं। ठीक है, अब मान लो x और y की जगह हमने दो अन्य संकेतों का प्रयोग किया है। x की जगह t है, y की जगह s है। s दूरी को निरूपित कर रहा है और t समय को। तो एक कण के द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ ऐसे किसी समीकरण के हिसाब से बदलती है। तो समय अंतराल 0 से 2 सेकंड के बीच में दूरी में औसत परिवर्तन की दर क्या है? देखिए एक महत्वपूर्ण बात, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, ठीक है, x और y कोई भी दो राशियां हो सकती हैं, पर सामान्यतः जब x समय होता है, सामान्यतः तो आप किताबों में प्रश्नों में देखेंगे कि x समय के सापेक्ष नहीं लिखा जाता। जैसे हमें अगर टेक्निकली करेक्ट होना है, बिल्कुल सही होना है, तो ऐसा लिखना चाहिए, दूरी के औसत परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष क्या है। पर ये जो समय के सापेक्ष, ये जो मुहावरा है, इसको हम अक्सर नहीं लिखते हैं, ये समझ लिया जाता है। जब परिवर्तन की दर पूछी गई है, किसके सापेक्ष नहीं बताया गया, तो वहां मान लिया जाता है कि समय के सापेक्ष ही पूछा गया है।
ठीक है, तो दूरी परिवर्तन की दर बताएं। इस यहां पे एक हिडन छुपा हुआ वाक्यांश है कि दूरी परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष बताएं। यह समय के सापेक्ष यह वाक्यांश छुपा हुआ है जो अक्सर प्रश्नों में पुस्तकों में नहीं लिखा होता है। जब भी समय के सापेक्ष पूछा जाना हो तो यह वाक्यांश अक्सर नहीं लिखा होता, ये कह रहा हूं। जी हां, आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी मेरे इस भाषण को पॉज करके शायद क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। नहीं किया, अभी वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए, समय का x की जगह t है, तो समय का आरंभिक मान, इनिशियल मान 0 है। समय का अंतिम मान 2 है, 2 सेकेंड। समय में परिवर्तन 2 सेकेंड हुआ। ठीक है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, अंतिम समय का मान 2 सेकेंड, प्रारंभिक समय का मान 0। तो समय में जो परिवर्तन हुआ जिसको मैं डेल्टा टी लिख रहा हूं वो 2 सेकेंड का हुआ। अब इस 2 सेकेंड के अंतराल में कण के द्वारा तय की गई दूरी में क्या परिवर्तन हुआ? तो देखिए, एस इनिशियल दूरी का आरंभिक मान, अर्थात जब समय 0 था तो दूरी का मान, जब समय 0 था तो तय की गई दूरी 0 थी। तय की गई दूरी का अंतिम मान, अर्थात जब समय का मान 2 हुआ, टी का मान 2 रखिए यहां, तो आप पाएंगे कि दूरी, तय की गई दूरी 16 मीटर है। टी का मान यहां 2 रखें, 2 का वर्ग 4 गुना 4। तो एस अर्थात दूरी में परिवर्तन, डेल्टा एस अर्थात दूरी में परिवर्तन, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान, ये कितना हुआ? 16 मीटर। हम क्या देखते हैं, जब समय में परिवर्तन 2 सेकंड का हुआ तो दूरी में परिवर्तन उसी समय अंतराल में 16 मीटर का हुआ। अब हमारी परिभाषा पूछा गया है, दूरी में परिवर्तन की दर, औसत परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष ज्ञात करें। दूरी में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। तो अगर आपने ऊपर के डिस्कशन को समझा हो तो आप समझ गए कि जो चीज हमसे कैलकुलेट करने को कही जा रही है वो ये है। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को हम क्या पढ़ेंगे? यह दूरी में औसत परिवर्तन की दर है समय के सापेक्ष। तो जो हमसे कैलकुलेट करने को कहा गया, जो शब्दों में लिखा है दूरी के औसत परिवर्तन की दर, उसको गणितीय भाषा में हमें यह लिखना होगा, इतना ही समझना है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा एस का मान 16 मीटर है और डेल्टा टी का मान 2 सेकंड है, अर्थात 8 मीटर प्रति सेकंड। दूरी में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। आगे भौतिकी का एक टीचर है, आऊंगा क्लास में और ये पढ़ा के चला जाऊंगा कि लिखो, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। खत्म, चैप्टर खत्म, पढ़ाई खत्म। अब मेरे विद्यार्थी तेज हो गए, समझ जाएंगे। अच्छा, परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, यही है दूरी परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। इसी को चाल कहते हैं, ऐसा फिजिक्स के टीचर ने पढ़ाया। तो अगली बार से पूछा जाएगा कण की औसत चाल ज्ञात करो 0 से 2 सेकंड के बीच में, यही करेंगे हम। औसत चाल मतलब दूरी परिवर्तन की दर, ये भौतिकी में हम आगे पढ़ेंगे अगर नहीं पढ़ा है तो। चाल का अर्थ होता है दूरी परिवर्तन की दर, तो हमें दूरी परिवर्तन की दर निकालिए। दूरी परिवर्तन की औसत दर निकालने को कहा गया है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी निकालेंगे, ये उत्तर आ गया। चलिए, तो औसत परिवर्तन की दर y x के सापेक्ष y में औसत परिवर्तन की दर, अर्थात y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन, इस राशि को कहते हैं x के सापेक्ष y में औसत परिवर्तन की दर। ये जस्ट एक उदाहरण था जहां y s था और x t था। आइए अब हम परिभाषित करते हैं तात्क्षणिक परिवर्तन की दर।
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अर्थात तात्क्षणिक परिवर्तन की दर। देखिए, पिछले उदाहरण में हमने ज्ञात किया कि दूरी परिवर्तन की औसत दर, जिसको भौतिकी में औसत चाल कहते हैं, औसत चाल का मान मैं स्वयं भूल गया, शायद 8 मीटर प्रति सेकंड आया था। हाँ, 8 मीटर प्रति सेकंड, ये औसत चाल आया। दूरी में परिवर्तन की दर, औसत परिवर्तन की दर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 0 से 2 सेकंड के अंतराल में कण एक नियत चाल 8 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील था? क्या ये कंक्लूजन निकालना कि 2 सेकंड के अंतराल में पूरे अंतराल के दौरान कण एक नियत चाल से गतिशील था, क्या ये कंक्लूजन सही होगा? उत्तर है जी नहीं। हमने जो निकाला है वो औसत परिवर्तन की दर है, वो औसत चाल है। हो सकता है कि प्रारंभ में कण बहुत धीरे चल रहा हो और बाद में बहुत तेज चल रहा हो। जैसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको दूं, मान लो ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा मोमेंटम इंस्टीट्यूट है। फर्ज करो कि जिस सड़क से तुम घर से चलकर मोमेंटम जाते हो, मान लो इस सड़क की लंबाई अर्थात ये दूरी 4 किलोमीटर है। मान लो तुम अपने मोटरसाइकिल पे सवार होकर सुबह सुबह घर से निकले, मोमेंटम जा रहे हो। कल्पना करो कि 15 मिनट में तुमने ये दूरी तय की। 15 मिनट अर्थात 1/4 घंटे। तुमने दूरी तय की 4 किलोमीटर 1/4 घंटे में। तो दूरी में परिवर्तन, अगर कोई पूछे कि डेल्टा एस कितना है, तो आंसर है 4 किलोमीटर। समय में परिवर्तन, जब आप निकले और जब आप मोमेंटम पहुंचे, तो समय में परिवर्तन है 1/4 घंटा। दूरी में औसत परिवर्तन की दर अर्थात औसत चाल, अगर मैं कह सकूं औसत चाल, तो ये डेल्टा एस बटा डेल्टा टी, 4/1/4, तो ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर पर आवर। हो गई ना बेइज्जती? आपके जैसा होनहार बालक सिर्फ 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पे मोटरसाइकिल चलाता है, ये तो बड़ी भारी बेइज्जती हो गई। सच्चाई क्या है? ये आपकी औसत चाल है। प्रारंभ में जब आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया तो आपकी चाल 0, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ऐसे करके 40, 50 तक हो गई। रास्ते में एक ट्रैफिक लाइट मिल गया जहां आपको गाड़ी को थोड़ी देर रोकना पड़ गया। फिर आपने 0 से बढ़ाना शुरू किया, 10, 20, 30, 40 हुआ। रास्ते में एक दोस्त मिल गया कि रुको रुको मुझे भी ले चलो, तो उसके साथ गपशप किया, चाय भी पी और फिर मोमेंटम पहुंचे। तो इस पूरी यात्रा के दौरान आपकी चाल नियत नहीं थी। आपके बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा है, वो जो चाल बताने वाला मीटर लगा है, क्या वो एकदम 16 किलोमीटर प्रति घंटा ही दिखा रहा था हर वक्त? जी नहीं, वो 0, 10, 20, 30, 40, 50 तक दिखा रहा था, 55 तक दिखा रहा था, फिर कहीं रुक गया, 0 हो गया, फिर 30 पे चला, फिर 35 पे चला, कभी 40 पे गया। वो तो लगातार बदल रहा था, बहुत ही रैंडम तरीके से बदल रहा था। लेकिन वो जो मीटर है वो किसी खास क्षण की चाल बताता है। अगर वो मीटर 40 पे, इस वक्त आपकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वो मीटर 15 पे, तो इस वक्त आपकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। परंतु इस गणना में हमने जो प्राप्त किया वो औसत चाल है,
दूरी बटा समय। बीच में क्या क्या घटनाएं हुई, रफ्तार काफी बढ़ी, घटी, चाय पिया, रुके, इन सब का विवरण यहां नहीं है। किस समय आपकी चाल 0 थी, किस समय 15 थी, किस समय 50 थी, इस सब का विवरण यहां नहीं है। लेकिन यदि अब मैं जिद पे आ जाऊं कि ठीक जब इस चौराहे पे तुम पहुंचे थे, जब इस जगह पे तुम थे, उस समय तुम्हारी चाल क्या थी बताओ। आपका स्पीडोमीटर, आपकी गाड़ी में लगा मीटर उस समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिखा रहा था। उस समय आपकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह उस वक्त की चाल थी, ये उस समय की तात्क्षणिक चाल थी, उस मौके की चाल थी, उस इंस्टेंट, उस मोमेंट की चाल थी। तो तात्क्षणिक चाल आपके बाइक में लगा हुआ स्पीडोमीटर नापता है, लेकिन भौतिकी की किताब में, भौतिकी के प्रश्नों में हम तात्क्षणिक चाल को परिभाषित कैसे करें। अभी हमारे सामने चैलेंज ये नहीं है कि हम उस चाल को मापेंगे कैसे। अभी हम ये नहीं पढ़ने जा रहे कि उस मीटर को बनाया कैसे गया जो हर वक्त की चाल माप लेता है। नहीं नहीं, हम ये नहीं पढ़ने जा रहे। हमारी समस्या तो इस वक्त सिर्फ इतनी सी है कि उस तात्क्षणिक चाल नाम की राशि को परिभाषित कैसे करें भाई। किस चीज को पुकारें तात्क्षणिक चाल। ये दूरी बटा चाल तो औसत चाल है, ये तो तात्क्षणिक चाल से बहुत अलग चीज है। किसी क्षण विशेष की चाल को हम परिभाषित कैसे करें, ये सबसे मूल समस्या है हमारे आपके सामने। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, इसी उदाहरण से इस बात को समझाता हूं। ये सड़क है, मान लीजिए मैंने ठीक 12 बजे आपकी चाल जाननी चाहिए। उस समय आपकी लोकेशन ये है, आप यहां पे हैं। किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर एक छोटा समय अंतराल ले लेते हैं, एक छोटा समय अंतराल ले लेते हैं, मान लो 0.1 सेकेंड का अंतराल ले लेते हैं। कैसे मापेंगे ये नहीं सोचिए, माप लेंगे। 0.1 सेकेंड में मैंने देखा कि आपकी बाइक यहां से चलकर यहां गई, आपने इतनी दूरी तय की। इस वक्त आपकी चाल क्या है? उत्तर है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। 0.1 सेकेंड में आपकी बाइक डेल्टा एस दूरी चली, किसी तरीके से नाप लिया, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इस वक्त की आपकी चाल है। 0.1 सेकेंड में आपके बाइक की स्पीड कितनी बदल जाएगी भाई? क्या 40 से 100 हो जाएगी? नहीं, वो 40 थी तो शायद 0.1 सेकेंड में यहां भी 40, यहां भी 40, यहां भी 40, यहां भी 40 ही थी। तो बहुत ही छोटे समय में तय की गई दूरी बटा समय, इसको हम इस वक्त की चाल, तात्क्षणिक चाल कह सकते हैं। पर एक साहब ऑब्जेक्शन लेके आ गए कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मेरी बाइक जापान से आई है, वो तो 0.01 सेकेंड में 0 से 100 का रफ्तार पकड़ लेती है। अरे बाप, मैं तो घबरा गया, मेरी परिभाषा तो गलत हो गई। इसका मतलब यहां अगर चाल 40 थी तो यहां 50 होगी, यहां 70 होगी, यहां 80 होगी, यहां 90 होगी, यहां 100 हो सकती है। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी से मुझे क्या मिला? फिर से इस समय अंतराल का औसत चाल। ठीक इस वक्त की चाल तो नहीं मिली। तब मैंने ये कहा कि देख भाई, ऐसा कर लेते हैं कि ये जो डेल्टा टी है ना, इसको और छोटा कर लेते हैं, इतना छोटा समय। इतने छोटे समय में तो बाइक की स्पीड नहीं बदली होगी ना। इतने छोटे समय में ये जितनी दूरी गया उसको नाप ले, कैसे नापेंगे अलग प्रश्न है, देखेंगे। इतने छोटे समय में बाइक कितनी दूर गई ये नाप लिया, यह दूरी बटा यह समय, यही इस वक्त की चाल है, तो वो मान गया। लेकिन एक दूसरा लड़का आ गया विरोध करने कि जब आज से 100 साल बाद टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, बहुत गजब की बाइक्स आएंगी, इतने सेकंड में 0 से 200 का रफ्तार पकड़ लेंगी, तब क्या आप ये परिभाषा बदलोगे? क्योंकि इतने सेकंड में भी हो सकता है स्पीड 100, 150, 200, 250, 300, 350 स्पीड हो जाए, तो फिर से ये औसत चाल हुई। तब मैंने कहा भाई देखो ऐसा करते हैं, कल्पना करो कि जो समय अंतराल हम ले रहे हैं वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। 0.00000000000000001 सेकेंड। इतने छोटे समय में तो बाइक की स्पीड नहीं बदली होगी ना। हाँ, अगर लगता है बदल गई होगी तो और 0 लगाओ और छोटा करो, एकदम सूक्ष्म समय की कल्पना करो। नापेंगे कैसे ये मत सोचो,
एकदम सूक्ष्म समय, तो उस सूक्ष्म समय को हम डेल्टा टी नहीं लिखते, ऐसे समय अंतराल को हम डेल्टा टी नहीं लिख के dt लिखते हैं। इतने सूक्ष्म समय में बाइक ने जो दूरी तय की उसको हम डेल्टा एस नहीं लिख के बहुत छोटी दूरी उसको ds लिखते हैं। और हम कहते हैं कि इस वक्त की चाल अर्थात दूरी परिवर्तन की दर, यह छोटी दूरी ds बटा यह छोटा समय dt है। तो ये जो संकेत में बदलाव हुआ ds/dt, ये ds एक अत्यंत सूक्ष्म दूरी को व्यक्त कर रहा है, इतना छोटा जो हम सोच भी नहीं सकते, और ये dt एक अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल को व्यक्त कर रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक बहुत ही छोटा समय अंतराल, उस छोटे से समय अंतराल में बाइक ने जो छोटी सी दूरी तय की ds, दूरी बटा समय अंतराल, इसी को हम उस वक्त की चाल मान सकते हैं। यही है तात्क्षणिक चाल। तो विद्यार्थियों, आज की ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और आपको शायद संकेत मिल गया है कि अब हम डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू, सी यू अगेन।